ठीक है, 2002 जीते, 2007 जीते, 2012 जीते। जब जब भाजपा सरकार में नहीं रही तब तब हम जीते, जब भाजपा सरकार में आई तो हम 17 का चुनाव हार गए। कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, भाजपा जीत जाएगी तो पाकिस्तान भेज देगी। आज अल्पसंख्यकों को ये महसूस हो रहा है कि भाजपा की सरकार रहने के बाद भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसका आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस किया होगा। तो पहले ज्यादा भौकाल था पॉलिटिक्स में, या जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से? और एक बात और आपको बता दें निखिल जी, कि हम उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे विधायक हैं कि जो अपनी विधायक निधि के एक एक पैसे का लिखित हिसाब अपनी जनता को अपनी एक मैगजीन के माध्यम से देते हैं। तो मोदी जी को बार बार जैसे बुलाने का जो चल रहा है, उसका मकसद क्या है? ओपनिंग है कि जो बची हुई भाजपा की जो सीटें हैं वो भी जीतना चाह रहे हैं? बड़े बड़े तीरंदाज जो सरकार को चलाते थे वो सब चले गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अभी सरकार कौन चला रहा है? योगी जी चला रहे। साथ में बुलडोजर भी। बुलडोजर तो दूसरों को डराने के लिए, किसी शरीफ आदमी को बुलडोजर चलाओ तो बताइए आप। बहुत शरीफ लोग भी दिवाले खिसक गए थोड़ी थोड़ी। बहुत बार ये मामला अक्सर आता है कि पुलिस वाले पैसे की डिमांड करते हैं, तो इसके लिए योगी जी ने कोई टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है? देखिए इस समस्या का समाधान क्या है? भाजपा और सपा में अगर देखें तो दोनों में अंतर क्या है? अरे हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, उनकी परिवारवादी पार्टी है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत खास हैं। आर नगर विधानसभा से आते हैं सलील बिश्नोई जी, और करीब इन्होंने 5 टर्म एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ है। इसमें से 3 लगातार जीते हैं और अभी करंट पे एमएलसी हैं। तो इनसे बात करेंगे भाई, इनका भी जीवन परिचय समझेंगे, जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि लोग राजनीति में तो बाहर के आउटलुक से बढ़िया दिखते हैं, अंदर के संघर्ष भी आज जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जैसे आप व्यापारी समाज से आते हैं, अगर हम कहें तो राजनीति में कैसे? राजनीति में तो हम व्यापार मंडल की राजनीति करते थे। व्यापार मंडल की राजनीति करते करते हम सक्रिय राजनीति में आ गए। संघ के स्वयंसेवक हैं पैदाइशी। ये कब राजनीति में पहली बार कब आए? 2002 में। मन तो बनाया होगा कभी? नहीं, चूंक आरएसएस में थे, देश परिस्थिति काल से हमेशा परिचित होते रहते थे। संघ की शाखा पर देश के भविष्य के बारे में, देश की वर्तमान के बारे में हमेशा चर्चा होती थी। तो करंट टॉपिक पे तो रहते ही थे, तो एक उत्साह बना रहता है, तो उसी में राजनीति में आ गए। जब संघ में रहे तो संघ में क्या सीखा? संघ में तो अनुशासन सीखा, देश प्रेम सीखा और दूसरों के काम आना सीखा। ये संघ की विशेषता है। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी संघ में होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, संघ में संघ कुछ नहीं करता, जो करता उसका स्वयंसेवक करता है। संघ का तो एक अपना उद्देश्य है, हिंदुओं को संगठित करके उन्हें अपने आप में एक सुरक्षित महसूस वातावरण दिलाने का काम करना। ये संघ का उद्देश्य है और संघ अपने उद्देश्य में लगभग सफल होने जा रहा है। 1925 के बाद से शुरू हुआ ये संगठन आज जो है लगभग 100 साल का संगठन हो रहा है। तो 100 साल पूरे होने वाले हैं संघ के। इस बार दशहरे पर 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये संघ ने तो इस देश को बहुत कुछ दिया है, पूरा सामाजिक ढांचा बदल दिया है, देश की संस्कृति को संभालने का काम किया है, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया है। आज हजारों शिशु मंदिर हैं, विद्या मंदिर हैं, ये सब संघ की प्रणाली है। ये आदिवासियों के क्षेत्र में उनके निराश्रित बच्चों को लाके पढ़ाने का अपना, हम लोग देख लें रावतपुर गांव का बिरसा मुंडा छात्रावास, वहाँ आदिवासियों के बच्चे लाके पढ़ाए जाते हैं, रखे जाते हैं। उनको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाया जाता है। तो संघ तो समाज निर्माण का काम करता है, उसी की एक छोटी सी बूंद हम भी हैं। संघ में मुस्लिम भी हो सकते हैं? अब इधर हमारे संघ चालक जी ने कहा है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं वो आ सकते हैं। मतलब वेलकम है उनका? वेलकम है।
तो राजनीति में आप क्यों आए? आप तो अपना एक अच्छा खासा अपना बिजनेस चला रहे थे। देखिए, राजनीति में हम इसलिए हैं, हम समाज सेवा करने के लिए। बिजनेस में हम जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके। आज की तारीख में हम सेल्फ डिपेंड हैं। हमें बिजनेस से बैठे बैठे इतना अर्न हो रहा कि हमारा परिवार चल रहा है। ऐसा किस बच्चे तरह? हमारे अपने आप वेल सेटल्ड हैं, इसलिए हमें कोई उनकी लायबिलिटी नहीं है। तो अपना समाज सेवा का एक काम जो पिछले 20-21 वर्षों से कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते बिजनेस हैं। किस चीज का है? हम दाल मिल, राइस मिल है हमारे, फूड ग्रेन का बिजनेस है। तो उससे जो है पैसा अपने आप आ रहा है। आता है। तो राजनीति में जब 2002 में चुनाव के लिए प्लान बना तो कुछ अहम लोग तो रहे होंगे ना जिन्होंने आपको प्रिपेयर किया होगा कि हाँ भाई लड़ो, हम साथ में हैं। कुछ प्लानिंग, कुछ देखिए, उस स्ट्रेटेजी? समय हमारे सबसे बड़ा तो उस समय हमको आशीर्वाद मिला। एक हम आपको बताएं घटना हुई जी। कि यहाँ एक व्यापारी और उद्यमियों का एक सम्मेलन हुआ। राजनाथ जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हाँ, 2002 में थे। 2002 में। तो राजनाथ जी आए यहाँ पर 2001 में, नवंबर 2001 में जी। यहाँ एक मर्चेंट चैम्बर में व्यापारी और उद्यमियों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है। बाय द वे उसका संचालन हमने किया। राजनाथ जी चीफ गेस्ट थे और वहाँ हमने अपनी शैली से, वाक्पटुता से व्यापारियों और उद्यमियों को कई छूटें दिलवा दी सरकार से। राजनाथ जी ने बहुत घोषणाएं कर दी। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राजनाथ जी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा, बोले आज तुमने हमको बहुत लूट लिया, तमाम छूटें दिलवा दी। तो हमने कहा ये हमारा अधिकार था, आपको देना, पहले दे देते तो और व्यापार तरक्की करता। तो ऐसे ही वो हमारे कंधे पे हाथ रखे रखे गाड़ी तक गए और हमसे उन्होंने पूछा चुनाव लड़ोगे? हमने कहा लड़ लेंगे और जीत के भी दिखा देंगे। ये हमारी पहली शुरुआत। आपने एक बार में ऐसे ही कह दिया और जीत के भी दिखा देंगे? हमको अपना विश्वास था। ये विश्वास आया कहाँ से? आपने पहले से विश्वास समाज में अपना काम कर देखिए, रखा अब था। समाज का काम, संघ में रहते समाज का काम तो करते ही थे। हम अपने व्यापार मंडल के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और हम जिस सीट से चुनाव लड़े, जर्नलगंज, वो व्यापारियों की सीट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है। सारे थोक के बाजार जितने हैं वो जर्नलगंज में हैं। तो वहां से हमको टिकट दिया गया। हम तो टिकट कल्याणपुर से मांगते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट जर्नलगंज से दिया, जर्नलगंज से लड़ लिए। ठीक है। 2002 जीते, 2007 जीते, 2012 जीते। जब भाजपा सरकार में नहीं रही तब हम जीते। जब भाजपा सरकार में आई तो हम 17 का चुनाव हार गए। ऐसा क्यों? मतलब हार क्यों गए या हराए गए? अब देखिए, या लोगों ने कुछ समीकरण ऐसे बना दिया? ऐसा ही कुछ समीकरण बन गए। कुछ जात विशेष के लोग और कुछ धर्म विशेष के लोग, उनका गठबंधन हो गया। कुछ हमारी पार्टी में भी बहुत लोग महत्वाकांक्षी हो गए। उनको लगा कि 15 साल विधायक ये रहे हैं, अब क्या यही हमेशा बने रहेंगे? तो कुछ लोगों ने हमें भी निपटाने का काम किया। हमारे पार्टी वालों ने, बहुत थोड़े से वोटों से हम हार गए। कितने वोट से 2017 हारे? 5000 वोटों से। 5000 वोट से। फिर उसके बाद 22 में सीसामऊ लड़े। 22 में सीसामऊ हम लड़े नहीं, लड़ाए गए पार्टी के आदेश पे। हमारी इच्छा नहीं थी। उसी के दौरान 21 में हम 21 में MLC बन चुके थे, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब पार्टी का आदेश था तो हमने स्वीकार किया। सीसामऊ जो सीट है वो काफी हॉट मानी जाती है। सीसामऊ सीट सामाजिक दृष्टि से भाजपा के पक्ष में नहीं है। उसमें कुछ गलतियां हमारे कार्यकर्ता साथियों की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, लेकिन वो समीकरण हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि एक धर्म के लोगों के, अल्पसंख्यकों की काफ़ी बड़ी तादाद है। सीसामऊ में भी है और आर नगर में भी है। लेकिन सीसामऊ और आर नगर के नेचर में थोड़ा फर्क है। आर नगर बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे बहुसंख्यक की हो चाहे अल्पसंख्यक की हो, सब बिजनेस माइंडेड है, वो कैटेगरी अलग तो इसलिए उनके सोच अलग है और सीसामऊ की सोच अलग है। आर नगर मतलब भाता है आपको? आर नगर आप भी बिजनेस माइंडसेट के ना? बिजनेस माइंडसेट के, इसलिए हमें अपना वो सूट करता है। 27 में फिर लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं मांगने जाएंगे टिकट। पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं पार्टी कहेगी राज्यसभा चले जाओ, राज्यसभा चले जाएंगे। पार्टी कहेगी MLC बन जाओ तो फिर MLC बन जाएंगे। पार्टी कहेगी कुछ नहीं बनना है, पार्टी का काम करना, तो पार्टी का काम करेंगे।
हम मांगने नहीं, हमने एक ठीक। बार भी टिकट नहीं मांगा। 2018 में बीच में राज्यसभा का भी कुछ राज्यसभा का नामांकन कराया था पार्टी ने हमसे, हम्म, फिर पार्टी का वापस ले लो, नाम वापस ले लिया हमने। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जब पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो पहले नहीं। आरएसएस के सिपाही थे, अब पार्टी के हो गए। नहीं, आरएसएस के आज भी हैं, आरएसएस के अभी जड़ें हमारी वही हैं। हम्म, हम आरएसएस जैसा एक जनप्रतिनिधि चाहता है, हम वैसे ही जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। आप किस तरह की राजनीति करते हैं? विकास की, धर्म की, हम काम विकास कौन की सी? राजनीति करते हैं, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं। हमारा एक अल्पसंख्यक वर्ग है जो हमें वोट नहीं देता है, लेकिन हमारी कोई व्यक्तिगत आलोचना करता आपको नहीं मिलेगा कानपुर में। मुस्लिम भाई हैं दोस्त, बहुत दोस्त हैं वोट देते जो हैं? हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो हमारे वोट नहीं देंगे वोट नहीं देते ना। 2-4 कार्यकर्ता हैं हमारे जो बड़े स्ट्रॉन्ग भाजपाई हैं, वो करते हैं, जो कि मुस्लिम है, मुस्लिम हैं। वो डेडिकेटेड होगी वो काम करने। डेडिकेटेड है, वो पार्टी के प्रति। तो जो लोग नहीं देते वो क्यों नहीं देते? उनका क्या माइंडसेट है? एक उनको भ्रमित किया गया है हम्म, कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, भाजपा जीत जाएगी तो पाकिस्तान भेज देगी, पाक करेगी नहीं। लेकिन इधर 2014 में जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने किया भी। अगर आज हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो उसमें 50% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। मोदी जी ने अगर मकान दिया, मोदी जी ने अगर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गैस के कनेक्शन दिए, मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए, नल से जल दिया, शौचालय दिया, तो इसमें 40% से, और कहीं कहीं आयुष्मान योजना में तो 50% से ज्यादा, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, ये अल्पसंख्यकों को लाभ मिल रहा है। आज अल्पसंख्यकों को ये महसूस हो रहा है कि भाजपा की सरकार रहने के बाद भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसका आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस किया होगा कि पहले बार इस देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में निकला। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अच्छी संख्या है। ओवैसी जैसा का आदमी जो हमेशा आग उगलता था, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोल रहा है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोल रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में निर्मम हत्या हुई और जिस तरह से धर्म पूछ के हत्या हुई, उसका इस हिंदुस्तान का समझदार मुसलमान भी निंदा करता है। ये डर के मारे कर रहे हैं या इनके मन की अंदर की फीलिंग बदली हुई है? देखिए, कुछ लोगों के तो भाव बदले हैं, भाव बदले हो सकता है कुछ लोग कहते हो कि जिनको नहीं करना वो कहते हो ये जो कर रहा है ये डर के कारण कर रहा है। ऐसा है नहीं, डर किस बात का। भाजपा तो कभी किसी के साथ जाति करती, डरा के नहीं रखते आप? हम कभी नहीं रखते। बताओ किसको डरा के रखा? हाँ, गुंडे बदमाशों को हमने उनको नकेल पहना के रखी है, कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में रखते हैं। जिनको जहाँ भेजना चाहिए वो चले भी गए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम किसी आम मुसलमान को परेशान नहीं करते, हम किसी शरीफ मुसलमान को परेशान नहीं करते, हम किसी बिजनेसमैन, किसी इंडस्ट्री वाले मुसलमान को परेशान नहीं करते। मान लीजिए 27वें टिकट फिर मिलेगी तो सीसामऊ लड़ेंगे कि आर नगर लड़ेंगे? जहां पार्टी कहेगी वहां लड़ेंगे, हमारी कोई चॉइस नहीं। वैसे अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आर नगर कहेंगे। आर नगर लड़ेंगे अगर पूछेगी पार्टी तो कई बार बिना पूछे भी दे देती है, तो लड़ना पड़ता है। समझ गया। थोड़ा सा अगर हम आए पार्टी की तरफ, कि पार्टी में अभी आप प्रभारी भी हैं गोरखपुर के, थोड़ा सा लोकसभा पे आएंगे। जो 2024 लोकसभा रही, यूपी में काफ़ी सीट्स पर हारे, उपचुनाव हुआ, सीसामऊ दोबारा हार गए। तो जैसे वहाँ पर आप प्रभारी है तो वहाँ की 3 सीट आपके अंडर में आती है, तो सारी जीत कैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला लगाया आपने? गोरखपुर महानगर और गोरखपुर देहात, ये हमारे संगठन के दृष्टि से 2 जिले हैं। इन 2 जिलों में 3 लोकसभा की सीटें आती थी। संगठन मतलब भाजपा की बात? भाजपा संगठन होता है। हमारे यहाँ जैसे आपके प्रदेश में सरकारी दृष्टि से 75 जिले हैं, लेकिन भाजपा संगठन की दृष्टि से 98 जिले हैं। समझ गए? आरएसएस के हिसाब से कुछ अलग होगा? नहीं, आरएसएस के हिसाब से नहीं, भाजपा के। आरएसएस वाले लोग भी काम करते हैं, आरएसएस के लोग अलग बात है। आरएसएस के लोग भी सहयोग करते हैं, वोटर हैं, देश के नागरिक हैं, उन्हें अपनी विचारधारा सबसे करीब लगती है भाजपा की विचारधारा से।
और हम मना नहीं करते हैं कि हम आरएसएस के सहयोगी नहीं हैं, आरएसएस के अंग नहीं हैं। हम आरएसएस के अंग हैं, हम शिक्षित प्रशिक्षित संघ की शाखा से हैं, लेकिन हमारी राजनीति में कोई संघ का अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करता है। हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम जाके वहां से अपना मार्गदर्शन ले आते हैं, सहयोग ले लेते वो हैं। आके हमको कभी ये नहीं कहते कि ये करो ये नहीं करो। समझ गए, दोनों में सेपरेशन है। तो वहां पर जैसे जीते तो क्या फॉर्मूला लगाया, किस तरह से काम किया? नहीं, हमने एक तो अपने कार्यकर्ता, नीचे तक कार्यकर्ता मंडल और सेक्टर जो हमारे यहाँ शक्ति केंद्र हैं, हम वहां तक अपने गए जी। क्षेत्र में, और अपने कार्यकर्ता को थोड़ा हमने प्रोत्साहित किया। कार्यकर्ता थोड़ा सा कभी कभी हताश हो जाता है, उसको लगता है अरे साहब हम थाने में गए, वहाँ थानेदार ने हमारी बात नहीं सुनी, थानेदार ने हमें कभी बैठने के लिए कुर्सी का ऑफर नहीं दिया। हाँ। असल में अभी जो पहले सपा की सरकार रही और बसपा की सरकारें रही, उसमें कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी पार्टी की सरकार होने का दुरुपयोग किया, तो उसका हमारे कार्यकर्ता के मन में भी कभी कभी भाव आता है कि हम जाएं तो थानेदार खड़ा हो जाए, हम जाएं तो थानेदार हमारा व्यक्तिगत काम तुरंत कर दे। ऐसा भाजपा में नहीं है। भाजपा का कहना है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जो न्याय संगत काम होगा वो काम करेंगे। इस कारण से कभी कभी कार्यकर्ता में निराशा भी आ जाती, तो उसको थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे अगर बात कर लें तो भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होता है, वो बड़ी जल्दी देश हित में और समाज हित में रेडी हो जाता तुरंत। तो पहले ज्यादा भौकाल था पॉलिटिक्स में, या जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से? देखो, भोकाल तो भाजपा के कार्यकर्ता का कभी नहीं होता, लेकिन पार्टी का भोकाल पूरा है कि आज हम भाजपा पार्टी पूरे के देश में जिस तरह से हाँ। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, और हम जिस तरह से स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी, सबसे बड़ी हमारी प्रशासन की हम पारदर्शी। आपने देखा कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हर हफ्ते कोई ना कोई स्कैम होता था, घोटाला होता था। 2014 से जिस दिन से मोदी जी आए हैं, विरोधी दल हमारे चाहे जितना चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने मोदी के ऊपर किसी घोटाले या बेईमानी की लिए उंगली उठाने की हिम्मत किसी पर नहीं पड़ी। मोदी जी पे तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन योगी जी पे नहीं उठ रहे, लेकिन घोटाले तो लगातार हो रहे हैं। कहाँ हो रहे? कौन सा घोटाला? पिछली बार नीट का देखो कितना गड़बड़ हुआ। अरे नीट का घोटाला कोई मोदी जी और योगी जी थोड़ी करने गए, सरकार तो यही चला रहे हैं ना। सरकार तो ऐसा कोई, अब नीचे तक कोई दरोगा बेईमानी कर ले तो कोई योगी जी बेईमानी थोड़ी कर रहे, तो मोदी जी ऊपर से ठीक होगा ना। तो अरे सिस्टम कर भी रहे, जितने आईएएस सस्पेंड किए गए, कितने दरोगा नौकरी से निकाले गए, कितना सब हुआ, ये जितना भाजपा सरकार में हुआ इतना किसी सरकार में हुआ? मतलब हमने बेईमानी पे अंकुश लगाने का काम किया है। आप इनकम टैक्स में देख लीजिए, ऑफिस जाने की अब जरूरत नहीं है, हम घर बैठे आपको ऑनलाइन देते हैं। जिस जिस चीज में हम ऑनलाइन, आप देखिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि दिल्ली अगर 100 रुपए किसी को भेजती है सहायता के लिए तो उसको 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए कमीशन खोरी में चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने जनधन के खाते खुलवाए और डीबीटी के माध्यम से अगर मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो उस जरूरतमंद को 100 रुपए मिलते हैं। अब टैक्स में चले जाते हैं। नहीं, टैक्स अलग बात, कोई उस जरूरतमंद से टैक्स नहीं लगता, टैक्स उनसे लगता है जो टैक्स देने वाले हैं जो दे सकते हैं और जो स्वेच्छा से दे रहे। मोदी जी ने ऑफर किया कि जो लोग गैस सब्सिडी छोड़ना चाहें छोड़ दें, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। हाँ, जिनको नहीं जरूरत, जिनको नहीं जरूरत थी। तो ये देश की भावना है, इसलिए किया उन्होंने। तो आपका भौकाल पहले ज्यादा था जब लगातार 3 हमारा भौकाल कभी नहीं रहा अभी और कभी हमारा भौकाल खत्म नहीं हुआ। हम किसी तरह से आज तक हमारे ऊपर कोई एक गलत काम का आरोप नहीं लगा सकता। जिस तरह से लोग दूसरे दलों के विधायकों के ऊपर जमीन हड़पने और दूसरों के मकान कब्जा करने, किसी की दुकान कब्जा करने, ये कोई आरोप हमारे ऊपर कोई आज तक नहीं लगा। आप तो व्यापारी आदमी ठहरे, राजनीति से तो नुकसान। तो क्या व्यापारी तो और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो लेकिन हमारी विचारधारा, अरे नुकसान फायदा हम समाज के लिए थोड़ी देखते हैं।
अरे हुआ कि नुकसान हुआ आप कि ये फायदा देख हुआ? लो, हाँ, आप इससे सोच लो, आप तय करो हमारा हाँ, नुकसान। जी, हमारे साथ जो लोग विधायक हुए उनकी माली हालत क्या है, हमारी माली हालत क्या है। मीडिया वालों से तो कुछ बचा नहीं, छुपा नहीं है। आप देख लीजिए, आप तय करिए, जनता तय करे। ठीक है। अगर आर नगर से लड़ते हैं तो जनता की पार्टी अगर टिकट देती है तो, हाँ, पार्टी अगर आदेश देती है तो। कंडीशनल ले लेते हैं। अगर लड़ते हैं तो क्या आपके टारगेट्स हैं कि देखिए, हम हम ये तो काम करवाएंगे? जब पहले भी विधायक रहे हैं तो हमने तो एक एक गली को पक्का करा दिया था, एक एक सीवर लाइन ठीक करा दी थी, एक एक घर में पीने का पानी पहुंचा दिया था, एक एक स्कूल में हमने गरीब बच्चों को लिए कंप्यूटर दे दिया था, स्कूलों की सड़कें बनवा दी थी, अस्पतालों की सड़कें बनवा दी थी। जो कानपुर में कभी किसी ने नहीं किया, हमने भगवत दास घाट, शमशान घाट को सुंदर बना दिया था। आदमी दुखी मन से जाता सबसे ज्यादा, क्योंकि उनका परिजन बिछो होता है, तब आदमी शमशान घाट पे जाता है। वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, धूप में खड़ा रहता था। हमने शेल्टर बनवाए, हमने वहाँ पानी की व्यवस्था की, हमने वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की, वहाँ हमने नए पूरा टीन सेट डलवाए, हमने सारी व्यवस्थाएं की। तो आदमी जाके वहाँ थोड़ी तसल्ली महसूस करता है। आदमी दुखी हो, आदमी जाए, उसकी आप आंखों के आंसू पोंछ लीजिए, उसके कंधे पे हाथ रख दीजिए, आदमी इतना ही चाहता है। वो सब हम करने का प्रयास करते हैं। और एक बात और आपको बता दें निखिल जी, कि हम उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे विधायक हैं कि जो अपनी विधायक निधि के एक एक पैसे का लिखित हिसाब अपनी जनता को अपनी एक मैगजीन के माध्यम से देते हैं, रहे हैं 15 सालों तक। मैगजीन निकालते हैं? मैगजीन निकालते हैं जिसमें एक एक पैसे का हिसाब देते हैं कि हमारी विधायक निधि का पैसा कहाँ खर्च अभी हुआ। एमएलसी वाले जो का चाहे निकालेंगे? वो भी निकालेंगे, अब हमको दीजिएगा, हम आपको देखेंगे दे कहाँ देंगे, खर्च हुआ। आपको दे देंगे। अगर आर नगर से लड़ते हैं तो प्लानिंग क्या है और क्या क्या काम अभी जो अधूरे रह गए हैं जो पूरे करने हैं? ये कोई काम अधूरा नहीं, इस सरकार में सारे काम हो रहे हैं। हमारी सरकार चतुर्दिक विकास कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमने शहर को चमकाने का काम किया, मेट्रो सिटी बना दिया। मोदी जी आ रहे, अभी लोकार्पण 30 तारीख को कर देंगे तो सेंट्रल तक मेट्रो चलने लगेगी। आप भी जब कभी अपने घर से निकलो और मेट्रो के नीचे से निकलो तो बीच में हरियाली और दोनों तरफ सड़कें चौड़ी चौड़ी दिखती हैं। लगता है कभी कभी हमारा बेटा आता है तो कहता अब लगता नहीं कि हम कानपुर में आए हैं। कानपुर बदल रहा है, बदल रहा है। तो मोदी जी को बार बार जैसे बुलाने का जो चल रहा है, तो उसका मकसद क्या है? ओपनिंग है कि जो बची हुई भाजपा की जो सीटें हैं वो भी जीतना चाह रहे हैं? जितने बार प्रधानमंत्री जी आएंगे उतने बार शहर का रूप रंग सुधर जाएगा। हमारा तो ये प्रयास रहता, मोदी जी आएंगे, शहर में साफ सुथरा हो जाएगा, दीवारें चमकने लगेंगी, सड़कें नालियां सब ठीक हो जाएंगी, छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आते रहे मोदी जी, क्या खराब, मोदी जी आते रहे, योगी जी आते रहे, शहर अच्छा होगा। ठीक है। कानपुर शहर के अंदर कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी है, तो अगर ये समझा जाए कि भाजपा अगर सारी सीट पे आना चाहती है तो उसके लिए भाजपा को क्या समीकरण लगाना पड़ेगा? देखिए, भाजपा वो सारे हथकंडे नहीं कर सकती है जो ये लोग करते हैं। अभी हम बताएंगे क्या क्या करती है। आप पहले बताइए ये लोग कौन कौन से करते हैं। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। अगर हम वो जानते होते तो हम कर नहीं लेते। नहीं, जान रहे हैं आप, जानते जान रहे हैं, बट इथिक्स नहीं मैच कर रहा आपका। समझे, हमारा वो स्वभाव नहीं है जी। समाज में वैमनस्य फैला के, जात पात की बात करके, एक धर्म विशेष के लोगों को भड़का के कानपुर के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठा के ये सीटें 2-3 जीत गए हैं। ये दुर्भाग्य है कानपुर का। अगर उन सीटों पे भी आज भाजपा का विधायक होता तो शायद शहर का विकास और तेजी से आगे बढ़ रहा होता। तो हारने के क्या मुख्य कारण रहे? जैसे सीसामऊ 2 दफा हारने का मुख्य कारण तो ये हमारे अल्पसंख्यक बंधु जो हैं, भाई हैं, उनको बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कि भाजपा आपकी दुश्मन है। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पता नहीं अगले चुनाव में वो अपनी भावना ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर 10% अल्पसंख्यक भी पलट गया तो इन सीटों के रिजल्ट बदल जाएंगे। तो बाकी लोग वोट देते हैं, मतलब आपके कहने का मतलब जो हिंदू सारे वोट दे रहे हैं? हम हिंदू और मुस्लिम में समाज को बांटते ही नहीं है।
जनरल में हम जो तो लोग आते कहते हैं, हैं आपके कि समाज के लोग आपको वोट देखिए, देते हैं? हमारे समाज के लोग तो भाजपा के कमिटेड लोग हैं। व्यापारी समाज तो हमेशा भाजपा के साथ रहा है, तो हमारा समाज तो देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम सुरक्षित भाजपा में, ना यहाँ गुंडे हैं, ना बदमाश हैं, ना कोई फिरौती मांगता, ना कोई वसूली से रंगदारी बचे हुए हैं। मांगता, वसूली से बचे हुए, तो सब भाजपा के साथ आज से नहीं है, जिस दिन से भाजपा बनी उस दिन से है। क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के लिए हम अपने लिए कमाते जरूर हैं, लेकिन हम ये भी राष्ट्र विरोधी काम करके नहीं कमाना चाहते हैं। ये हर व्यापारी की सोच है। ठीक है। एक प्रश्न सारे दर्शक जानना चाहते हैं, भाजपा में टिकट कैसे सिलेक्ट होती है? ये पता ही नहीं चलता टिकट किसकी फाइनल हो रही है। ये भाजपा आपका अनुभव में, काफी लंबा है, आप इसको बताइए। देखिए भाजपा में क्या होता है कि हम लोग बराबर, जो संगठन के लोग हैं, वो निरंतर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। हम कार्यकर्ता के गुण और दोष दोनों के बारे में जानते हैं। हमको जो लगता है कि जो कार्यकर्ता हमारा समाज में समाज के लिए समर्पित है, समाज में लोकप्रिय है, उसके पीछे फॉलोइंग है, वो सीट जीत सकता है, ऐसे लोगों को हम किसी को आमंत्रित नहीं करते कि हमारे यहाँ कोई फार्म भरो या इतने का पैसा जमा करो, इतने 1000 रुपये जैसे दूसरी पार्टी के लोग वो देते हैं, एप्लीकेशन फार्म भरिए, उसके साथ 10,000 रुपये जमा करिए। ऐसा भाजपा में नहीं होता है। फ्री में सदस्यता भाजपा मिलती है। में कोई नहीं है। आप कभी कभी लोग जाके अपना बायोडेटा दे आते हैं, लेकिन भाजपा में कोई जरूरी नहीं कि जिसने बायोडेटा दिया उसी को टिकट मिले। भाजपा जो बायोडेटा नहीं दे रहा है, घर में बैठा है, उसको भी टिकट दे देती है। हम खुद उसके वही तो उदाहरण जानना है हैं। ना, मतलब किस आधार पे? वो इसी आधार पे कि उनकी लोकप्रियता क्या है, उनकी जनता के बीच में इमेज क्या है, वो समाज के लिए कितना काम करने की उनके अंदर इच्छा शक्ति है, इन सब बातों को देख के ठीक है, ये तो भाजपा पोटेंशियल चेक हो गया। तो वो स्टेट से चेक होती है कि सेंट्रल से चेक होती है? नहीं, नीचे से चेक होती है। यहाँ से नाम जाते हैं हमारे यहाँ, जिले से। जिले से कौन नाम भेजता है? जिले से हमारा जिला अध्यक्ष नाम भेजता है, 5 नाम, और उसको हमारा प्रदेश 3 नामों में परिवर्तित कर देता है, और फिर प्रदेश से जब केंद्र में जाता है तो 1 नाम रह जाता है। और कभी कभी एक नाम ऊपर से ही आ जाता फिर है। आ जाता है, उसमें को ऊपर वालों को ज्यादा हमसे नॉलेज हुई अगर, तो ऊपर से आ जाता है। तो पहले की भाजपा में और अब की भाजपा में फर्क है? देखिए, पहले हम विरोधी दल की भूमिका में थे, आज हम सत्ता की भूमिका में, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है करीब 23 साल का, जिसमें से आप 21 साल तो लगातार लड़ ही रहे हैं चुनाव, आपको सबसे ज़्यादा राजनीति में इंस्पायर कौन करता है भाजपा में? आपको कौन लगता है कि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है? देखिए, प्रेरणा स्रोत तो हम सबके मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित भाई हैं। ये हमारे यहाँ दिल वाला त्रिमूर्ति है। बताइए, ये लोग तो बाद में हैं, आप पहले से थे। तब अटल जी थे, तब अटल जी थे, दीनदयाल जी थे। अटल जी के समय में भी आपने काम खूब किया? काम किया। अपने पांडुनगर में भी अटल जी को लाए थे। योगी जी हैं प्रेरणा स्रोत? योगी हैं। योगी जी में एक बात तो है कि योगी जी जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो काम करके दिखाते। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो योगी जी को जाता है। मिट्टी से मिला देंगे। मिला दिया उन्होंने। बड़े बड़े तीरंदाज जो सरकार को चलाते थे वो सब चले गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अभी सरकार कौन चला रहा है? योगी जी चला रहे, साथ में बुलडोजर भी। बुलडोजर तो दूसरों को डराने के लिए, किसी शरीफ आदमी को बुलडोजर चलाओ तो बताइए आप। बहुत शरीफ लोग भी दिवाली खिसक गई थोड़ी थोड़ी। किसी की नहीं खिसकी, जिसने गलत आगे बढ़ा रखी थी उसी के पीछे हुई। लोगों ने कुछ ने डर के मारे कर ली, कुछ के योगी जी के बुलडोजर ने कर दी। कानपुर शहर में लगातार मेयर बुलडोजर चला रहे हैं। हमारी मेयर बोल्ड है, एकदम पूरा सहयोग। नहीं, सहयोग तो पार्टी के नाते पूरा है ही, क्यों नहीं सहयोग। तो बुलडोजर तो चलते रहना चाहिए। अतिक्रमण आज कानपुर की बहुत बड़ी समस्या है, चलते रहना चाहिए, हटना चाहिए। हमको लग रहा है इधर 2-3 सालों में काफी ज्यादा साफ हो गया है। साफ हुआ, उसके आपको दिखाई दे रही सड़कें चौड़ी हैं। आज आप परेड चौराहे से जाइए, माल रोड की तरफ देखिए कितनी बड़ी सड़क है, पहले आधी दिखाई देती थी। पूरे पॉलिटिकल करियर में सबसे ज्यादा संघर्ष का दौर कौन सा रहा? सपा सरकार में 2004 में बिजली कटौती के खिलाफ हमने संघर्ष किया था। बहुत लाठियां खाई थी,
कैसे जान बच गई, यही बड़ा आश्चर्य की बात है। 15-15, 16-16 पुलिस वाले एक साथ हमको मार पीट रहे थे। अगर आप अभी पलट के कैसेट देखना या उत्तर प्रदेश की विधानसभा कभी देखने जाइएगा तो उसमें एक उत्तर प्रदेश का इतिहास दिखाया जाता है। हाँ। उसमें आप कभी हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूमिए, पूरा उत्तर प्रदेश दिखाते। हमारे माना जी ने बहुत अच्छा बनाया है। अगर आपको ना कोई प्रवेश मिले तो हमें बताइएगा, हम आपको दिखवाएंगे। ठीक है। उसमें एक जो डिजिटल बनाई गई है पूरी विधानसभा की कार्रवाई, उसमें एक घटना दिखाई जाती है। वो आप देखिए किस तरह से हमको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद फिर हम उसको बराबर परसू करते रहे। 19 साल तक हम उसके लिए लड़े। 19 साल तक हम विधानसभा में लंबी लड़ते तपस्या रहे रही। और विशेषाधिकार समिति ने उन सारे लोगों को दोषी ठहराया, उनको सजा देने की अनुशंसा की। लेकिन चूंकि हमेशा सरकार कभी सपा की कभी बसपा की, और वो सब तमाम जात बिरादरी धर्म देख के उन लोगों को दंडित नहीं किया गया। पहली बार अभी 2023 में जिस हमारी सरकार ने उस बात को सुना और बताया कि विधायिका की क्या ताकत होती है, एक विधायक का क्या सम्मान होता है। आईएएस और आईपीएस अधिकारी गुमान में रह के जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अदालत में खड़ा किया गया। अदालत बनाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उनको दिन भर के लिए जेल में भेजा गया। ये घटना सजा दी गई, सजा दी गई। सवाल हमको उनको कोई कैरियर उनका खराब नहीं करना था, मैं लेकिन एक मैसेज देना, मैसेज देना जरूरी है कि विधायक का कोई जनप्रतिनिधि का एक सम्मान होता है, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। तो पहले प्रशासन बढ़िया था या अब वाला बढ़िया है? प्रशासन तो आज बढ़िया है, न्याय हो रहा है। 19 साल तक हमको न्याय नहीं मिला। तो जब लंबा संघर्ष चल रहा था, जब सपा बसपा चल रही थी, तब आपको डर नहीं लगता था कि भाजपा नहीं आई? देखिए, हम बेदाग आदमी थे, कोई हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। आज तक हमारे खिलाफ एक मुकदमा नहीं है। कभी लोग डराए धमकाए नहीं कि ना लड़ो? क्या खूब किया, खूब हमारे ऊपर गोली चली यहाँ फजलगंज थाने के सामने, सब किया। कई बार लोगों ने हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली। हम औरैया के मूल रूप से रहने वाले हैं, तमाम हमारी ज़मीनें कब्जा कर ली। उसको इन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन हम लड़ते रहे। न्यायपालिका समय न्याय मिला। एक बड़ा अहम प्रश्न है प्रशासन को लेकर ही, क्योंकि प्रशासन की बात चल रही है। बहुत बार ये मामला अक्सर आता है कि पुलिस वाले पैसे की डिमांड करते हैं। तो इसके लिए योगी जी ने कोई टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है? देखिए, इस समस्या का समाधान क्या है? योगी जी ने अपने पोर्टल पे खोल रखा है कि कोई समस्या है आप दीजिए, और उस पर एक्शन होता है। उस पर आपको क्या कार्रवाई हुई ये बताया जाता है। अब जनता खुद शिकायत ना करे तो इसके लिए तो योगी जी नहीं आएंगे आपके पास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पोर्टल पर शिकायत डाली हो और उसकी शिकायत का जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय से ना आया। ठीक बात। कानपुर कुछ आपको लगता नहीं पीछे रह गया है? एक दौर था, मतलब कानपुर बहुत आगे था। देखिए, कानपुर बेसिकली एक इंडस्ट्रियल टाउन है। कानपुर की एक औद्योगिक पहचान थी, अब नहीं है। अब नहीं है। तो इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। तो आधा कानपुर ताले में बंद है, आधा कानपुर। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ी बड़ी मिलों की इतनी लंबी चौड़ी जगह है, अगर इनको सबको खोल दिया जाए और इनमें आईटी हब बन जाएं, हौजरी के हब बन जाएं, लेदर के क्लस्टर बन जाएं, और इंडस्ट्री के लिए अगर ये खोल दिए जाएं, तो कानपुर का औद्योगिक स्वरूप फिर से वापस आ सकता है। मैं तो जितनी बार लोकसभा में, विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है, विधान परिषद में बोलने का मौका मिलता है, या अपने पार्टी के प्लेटफार्म पे बोलने का, हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक ये कानपुर की बंद मिलों का ताला नहीं खुलेगा, तब तक कानपुर का वो औद्योगिक स्वरूप नहीं आएगा। आप सबको मालूम हो कि एक बार बड़ा हॉट माहौल बना था कि हमने अपनी पार्टी के मंच से कह दिया था कि मोदी जी कानपुर से आके लोकसभा का चुनाव लड़े। हमने मांग की थी जी, इसीलिए मांग की थी कि मोदी जी ने आज बनारस को जिस तरह से चमका दिया है, चेहरा बदल गया बनारस का। इतनी पतली पतली गलियां थी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में घुसने के लिए
बड़े बड़े सांड खड़े रहते थे सड़क पे, कब डर लगता था कि हमारे पैर पे, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। बिल्कुल पतली गलियां थी। आज आप विश्वनाथ कॉरिडोर में जाइए, गाड़ी अंदर तक चली जाती है। गंगा जी से सीधा स्नान करके आइए, आप बाबा के दर्शन तो वो तो कीजिए। बनारस तो इसलिए और चमक गया। नहीं, बनारस इसलिए चमक गया कि पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये निश्चित रूप से ये बात सत्य है। लेकिन बनारस में आज जितना पैसा खर्च हुआ, उससे कई गुना पैसा टूरिज्म के रूप में वापस आ गया। ठीक है, सहमत है। गोरखपुर भी चमक गया, गोरखपुर भी कानपुर चमक कब गया। चमकेगा? कानपुर को भी कोई ऐसा मिल जाए तो कानपुर भी चमकेगा। तो कानपुर में राजनीतिक नेतृत्व की कमी है, सत्य बात है। कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ कानपुर में जिसने कानपुर के लिए कुछ किया हो। तो आप चाहते आज हैं तक श्री प्रकाश जायसवाल के अलावा कानपुर से कोई सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हुआ। हाँ, वो कोयला मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, और कोई आज तक नहीं हुआ। जबकि कानपुर बहुत पोटेंशियल सिटी है, पॉलिटिक्स माना बहुत जाता है। हाँ, इसका शहर का बहुत कायाकल्प हो सकता है। ठीक है। अब हम वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं अभी? देखिए, हमारे हिसाब से तो कोई वीआईपी नहीं है अब, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वीआईपी हैं, तो उनके आप शहर को वीआईपी कह सकते हैं, लेकिन समानता सबके साथ है। ठीक है। भाजपा और सपा में अगर देखें तो दोनों में अंतर क्या है? अरे, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, उनकी परिवारवादी पार्टी है। हमारे यहाँ कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा आप बता नहीं सकते हो। अभी भी नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं, हम तय के नहीं कर पा रहे हैं। हमको जिस दिन जरूरत होगी हम उस दिन किसी से भी कह देंगे, इतने योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ है, हम किसी को भी कह देंगे। आज चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी घोषणा होने वाली थी तो कश्मीर का, ये पहलगाम का हो गया, तो इसलिए हमने रोक दिया। हमारे लिए पहले देश है, पार्टी बाद में। उनके लिए परिवार पहले है, पार्टी बाद में, फिर देश है। नेताजी को आप पसंद करते थे? कौन नेताजी? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी का मैं व्यक्तिगत सम्मान करता था, वो हमसे बड़े थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो जो आप लगातार जीते हैं, उस समय उनकी सरकार रही बीच में। नहीं, उनकी भी रही, मायावती जी की भी रही, सबकी रही। तो आपका एक्सपीरियंस किसके साथ बढ़िया रहा, मायावती के साथ में या मुलायम सिंह यादव जी के साथ? देखो, अखिलेश से तो बहुत बेहतर थे मुलायम सिंह जी। हाँ, अगला यही प्रश्न था कि दोनों में से बेहतर कौन? बहुत बेहतर थे। मुलायम सिंह जी थोड़ा बड़ा दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने कभी सत्ता और विपक्ष के विधायक में फर्क नहीं किया। सीट पे बैठ के वो जहाँ पार्टी का विरोध होता था वो तो करते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई उनके पास काम के लिए पहुंच जाए तो किसी विधायक को मना नहीं करते थे। करते थे। लेकिन अखिलेश जी तो हमने कई बार उर्सला अस्पताल के लिए तमाम बातें कही, उन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। उनका दृष्टिकोण ये रहता था, जब मेरी पार्टी का विधायक कहेगा तभी काम होगा। और मैं तो उनके पास अपने साथ साथ सतीश निकम को भी लेके गया, अजय कपूर को भी लेके गया कि भाई ये उर्सला को ठीक कर दो। नहीं सुना उन्होंने, नहीं ठीक किया उन्होंने। शिवपाल यादव जी पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो कैसे नेता है? वो उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में कोई टिप्पणी। तिरंगा यात्रा भी जो हाल ही में निकल रही है सब जगह, इसका क्या संदेश है? ये सिर्फ संदेश हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश के सेना ने, आर्टिलरी ने, आर्मी, नेवी ने, एयरफोर्स ने जो एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसमें कहीं फौज अपनी छावनी से निकली नहीं और लड़ाई हो गई। हमने जो दुश्मन देश हमारा बार बार हमें धमकी देता था एटॉमिक बम की और इसकी, हमने उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा गया वो त्राहिमाम बोल गया। और वो उसके जब एयरबेस पे, जो एटॉमिक एयरबेस था उसका, उस पे जब हमारे ब्रह्मोस ने फायर किया तो उसको समझ में आ गया जिस हम एटम बम से हिंदुस्तान को डराने की बात करते थे, वो एटम बम यहीं पाकिस्तान में फट जाएगा और पाकिस्तान के लोग ही उससे निपट जाएंगे। तब वो बिल्कुल शरण में आया, चिल्लाने लगा। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, तमाम देशों से प्रेशर डलवाया गया। यद्यप उसमें अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने लगा कि हमने सीज फायर कराया, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा दुश्मन देश सरेंडर हो गया, बिल्कुल घुटनों पे आ गया, चूँकि हम लड़ाई लड़ने में कभी विश्वास रखते नहीं थे और हम लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहते हैं और लड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। उसी का परिणाम हुआ निखिल जी कि आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। जब हमने लड़ाई शुरू की थी तब हम 5वीं थी।
अगर हम लड़ाई लड़ते रहते तो हम फिर से 10वीं अर्थव्यवस्था पहुंच जाते। हमें अपनी देश की इकोनॉमी को बहुत बचाना था, क्योंकि आज हमारा देश सबसे नौजवान देश है दुनिया में। सबसे ज्यादा नौजवान हमारे हैं इस देश में। रूस आज परेशान है, जापान हमसे पीछे इसलिए चला गया कि वहां सब बुजुर्ग हो गए, नौजवान है ही नहीं, यूथ है ही नहीं उनके पास। हमारे पास आज यूथ है, हमें उसका भविष्य देखना है, हमें उसको रोजगार देना है, हमको उसके रोजगार के लिए माहौल बनाना है। सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे या ऐसे लोगों को तैयार करेंगे कौशल विकास के माध्यम से जो दूसरे लोगों को रोजगार दे सके। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते। कुछ लोग चाह रहे थे कि और चलता रहता कुछ दिन। ये जो लोग देश के विरोधी हैं वो चाहते थे, नाराजगी भी, वो नाराजगी जिनको समझ नहीं है वो लोग नाराजगी कर रहे हैं। अभी सरकारी नौकरी निकलेगी विधानसभा होने से पहले? अरे आए ना, अभी तो कितने नौकरियां आई हैं। अभी नौकरियों को तो हम आती तो है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होता। सब होते हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन हम बेईमानी से नहीं करना चाहते हैं। कहीं अगर लीकेज हो जाता तो उसको दोबारा कराते हैं। लीकेज कैसे हो जाता है? लीकेज अब पुराना सिस्टम है, बदलने में जो 70 साल से चला आ रहा है उसको हमें सब सुधारने में थोड़ा तो समय दीजिए। ठीक है, और इसी वार्तालाप के साथ, इसी डिस्कशन के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। वापस फिर से कभी इनवाइट करेंगे और 2027 की चर्चा फिर करी जाएगी उसमें। धन्यवाद, नमस्कार।